Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, today we are going to study another very interesting chapter from your class 10th English NCERT book, chapter 9, the book that saved the earth. And this is also the last chapter of the book. इस चैप्टर के बाद हमारी ये बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी कंप्लीट हो जाएगी. So before we begin, don't forget to like the video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more helpful lessons, explanations and summaries. Your support motivates me to bring you better educational content every day. So this chapter, the book that saves the earth. दिस इज़ अ ह्यूमरस एंड इमेजिनेटिव साइंस फिक्शन प्ले. ये जो चैप्टर है ये एक प्ले की फॉर्म में है, मतलब इसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, और ये साइंस फिक्शन प्ले है, मतलब इसका जो थीम है वो साइंस फिक्शन है. इट ट्रांसपोर्ट्स अस इनटू द 25th सेंचुरी. अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी में? अभी हम लोग 21st सेंचुरी में, तो आज से लगभग 400 साल आगे. सो this is the time where Earth faces a strange threat from Martians. So हमें मतलब अर्थ को एक खतरा है मार्शियन से, who plan to invade our planet. Interestingly, it is not weapons or technology that saved the earth. मतलब ये कि तब जो थ्रेट हमें होगा मार्शियन से, वो उससे हम किसी टेक्नोलॉजी या वेपन से नहीं बचाएंगे खुद को, बट समथिंग एज सिंपल एंड ऑर्डिनरी एज अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स. बल्कि एक बुक होगी जो हमारे अर्थ को, हमारे प्लानट को बचाएगी. सो द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, नॉलेज एंड इमेजिनेशन इन ह्यूमन लाइफ. It shows how even the simplest form of literature, which are nursery rhymes, can hold great power and meaning. The play also satirizes our blind dependence on technology, reminding us that sometimes the simplest things carry the greatest wisdom. So, with humor and wit, the chapter teaches us to value our culture, literature, and creativity. So, मदर गूस इज़ अ वेल नोन बुक फॉर नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश. अगर आप में से किसी को नहीं पता हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं. ये एक बुक है, वेल नोन बुक है मदर गूस के नाम से, जो कि जिसमें नर्सरी राइम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. सो क्या आपको लगता है कि इस तरह की एक बुक हमारी धरती को, हमारे प्लानट अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा सकती है? तो चलिए पढ़ते हैं प्ले को, जो कि आज के समय का नहीं है, अब से ऑलमोस्ट 400 साल आगे का है. तो चलिए पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि कैसे ये बुक हमें मार्शियन इन्वेजन से बचाती है. तो चलिए प्ले है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले है एक हिस्टोरियन, एक है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटाइज नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट एयोटा, सर्जेंट ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस. सो टाइम है ये 25th सेंचुरी का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. 25th सेंचुरी का टाइम है. प्लेस है अ म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लानट अर्थ. सो बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. हिस्टोरियन पर लाइट पड़ती है, हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल. देखिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें सेटिंग पता चल पाएगी कि कैसे क्या हुआ. तो जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन पर पड़ती है, जो कि टेबल पर बैठा है, मतलब राइट में बैठा है, ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर. और वहाँ पे एक मूवी प्रोजेक्टर भी है. अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स. और वहाँ पर एक साइन है जहाँ पर हम पढ़ सकते हैं म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी. सो शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस. तो चलिए पढ़ते हैं प्ले को. ये सीन 1 है, मतलब इसमें और भी सीन हमें देखने को मिलेंगे. सो हिस्टोरियन का डायलॉग है. हिस्टोरियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हिस्ट्री को स्टडी करता है, जो आज में कल को ढूंढते हैं, मतलब उसमें जो रिसर्च करते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं.
Good afternoon. Welcome to our Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Far of 20th Century. The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from ant eaters to Zulus. Books taught people how to and when to, and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated, and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. सो यहाँ पर हिस्टोरियन का डायलॉग है. सबसे पहले वो ऑडियंस को ग्रीट करते हैं. वो कहते हैं कि वेलकम टू आवर म्यूज़ियम, मतलब आपका हमारे म्यूज़ियम में स्वागत है. और वो म्यूज़ियम है एंशंट हिस्ट्री का, और मेरे डिपार्टमेंट में भी आपका स्वागत है. सो मतलब हम वो ऑडियंस को ग्रीट करके वो म्यूज़ियम में ले जाते हैं जिसका नाम है म्यूज़ियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री. वो बताते हैं कि उनका डिपार्टमेंट 20th सेंचुरी का है. मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ना, दैट इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड, दैट इज़ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है ये वही समय है जिसे कहा जाता था एयर ऑफ द बुक, यानी कि किताबों का युग. तो वो कह रहे हैं कि जो 20th सेंचुरी थी, मतलब 20th सेंचुरी जो थी वो किताबों की, मतलब किताबों का युग था. और ये था भी. 20th सेंचुरी में बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं, भारत में भी और भारत से बाहर भी. सो वो कहती है कि 20th सेंचुरी का ये मेरा जो डिपार्टमेंट है, 20th सेंचुरी को ही एरा ऑफ बुक कहा जाता है. उस समय पर ये जो किताबें थी, मतलब ये कह रहे हैं कि उस दौर में लोग हर चीज़ के लिए किताब पढ़ते थे. ये बात सच है. आजकल तो खैर इंटरनेट है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई होगी, और ये कहानी शायद 20th सेंचुरी में ही लिखी गई है, ये जब भी लिखी गई है, तो ये वो समय था जब हर काम के लिए हम बुक्स पढ़ते थे. अभी तो हम इंटरनेट देखते, लेकिन पहले हम बुक्स देखते थे. जैसे हमें कोई नॉलेज चाहिए तो हम बुक्स पढ़ते थे, हमें कोई स्टोरी पढ़नी है तो हम बुक्स पढ़ते थे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी हम उसके बारे में बुक पढ़ते थे. और अगर हमें एंटरटेनमेंट करना है तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, नॉवेल्स हैं मार्केट में. अगर आपको एंटरटेनमेंट भी करना हो तो उसके लिए भी बुक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है. मतलब हर चीज़ के लिए बुक, हर चीज़ की नॉलेज हमें बुक से ही मिलती थी. इवन लोग जब अच्छा खाना बनाना चाहते थे तो भी वो रेसिपी बुक लेकर आते थे. तो आजकल जो सब चीज़ें गूगल पर हमें मिल जाती है, वो सब चीज़ें हमको बुक्स में मिलती थी. सो बुक्स taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. वो ये कहते हैं कि 20th सेंचुरी में किताब सिर्फ पढ़ाई के लिए ज़रिया नहीं थी, मतलब पढ़ाई का ज़रिया नहीं थी, बल्कि एक टीचर की तरह थी. जैसे टीचर होता है ना, हमें पढ़ाता है ना टीचर हमको, और हमें बताता है. मतलब जो बुक्स हमें पढ़ाती थी, हमें सिखाती थी कि कोई चीज़ हमें, जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं कि हमें कोई किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, वैसे ही किताबें भी हमें सिखाती हैं. किताबें हमें बताती हैं कि कोई काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है. सो बुक्स जो है वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती हैं, बल्कि हमें, और सिर्फ यही नहीं, बट बुक सिर्फ हमें सिखाती ही नहीं है, बल्कि हमें इलस्ट्रेशन भी सिखाती है, डेकोरेशन भी सिखाती है. मतलब डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होती है, हमें एजुकेट करती है, हमें पंक्चुएट करती है, और इवन डेकोरेशन भी करती है. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव अर्थ. लेकिन हिस्टोरियन अब यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट करती है कि बुक हमें सिर्फ, मतलब हमें सिखाती है. एक जब 20th सेंचुरी का जो टाइम था, ये बुक्स का ही एरा था. हर उस समय लोग हर चीज़ के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, हर काम के लिए किताबों को पढ़ते थे. तो इसके अलावा, मतलब बुक से सीखने समझने के अलावा भी बुक्स ने एक बहुत बड़ा काम किया था. वो काम ये था कि उसने अर्थ को बचाया था. मतलब ये सबसे मतलब हिस्टोरियन यहाँ पर एक अजीब सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं और कहते हैं कि, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये एक किताब ने पूरी धरती को बचा लिया था. मतलब एक ऐसी किताब है जिसने पूरी धरती को बचा लिया था. अब आगे पढ़ते हैं हम क्या क्या बचा लिया था. यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040. अब वो कहते कि
मतलब ये है कि 2040 में मार्स के एलियंस को ही हम कहते हैं मार्शियंस। जो मार्स पर रह रहे हैं वो मार्शियंस हो गए ना। सो मार्स के जो एलियंस हैं, इनके मार्शियंस ने अटैक किया था, मतलब अटैक करने की कोशिश की थी। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अडेज? तो आजकल के बच्चे क्या पढ़ते हैं भला? मतलब वो ये कह रहे हैं कि 2040 में मार्स के एलियंस यानी कि मार्शियंस ने अर्थ पर अटैक करने की कोशिश की थी। और आजकल के बच्चे क्या ही पढ़ते हैं, मतलब बुक्स तो पढ़ते ही नहीं हैं। अभी अभी से नहीं पढ़ रहे, अभी हम 2025 में हैं। बच्चों ने किताब पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि अब एआई है। वो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, वो एआई से पढ़ लेते, एआई पढ़ लेता है, एआई को वो अपलोड कर देते हैं जो भी पीडीएफ होता है चैप्टर का। उसके बाद एआई बताता है कि किस में क्या लिखा है और किसका क्या मतलब है। वो खुद तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह की लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल का मोटिव भी यही है कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाया जाए, और ओरिजिनल ही पढ़ाया जाए, और लाइन बाय लाइन ही पढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा कि मार्केट में ऐसी बुक्स अवेलेबल है जो ये एनसीईआरटी की हेल्प बुक है, जिसमें एक तरफ एनसीईआरटी का ये जैसे टेक्स्ट लिखा होगा और एक तरफ हिंदी में लिखा होगा। बच्चे उन बुक्स को लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं पायरेटेड बुक्स। उनको आप बिल्कुल मत लीजिए। आप कोशिश करिए कि आप खुद से चैप्टर पढ़ें। पहले ये क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से पढ़े, और जो वर्ड आपको नहीं आते, जिनके मतलब आपको नहीं आते, तो डिक्शनरी में या गूगल पर उसका मतलब ढूंढिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, और आपकी रीडिंग हैबिट्स, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। जो आपके क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन होता है ना, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, अनसीन पैसेज, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, उसको उसमें अच्छे नंबर लाने का तरीका ये है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं, लॉन्ग चैप्टर्स हैं, आप उनको पढ़िए। तो चलिए बैक टू आवर बिजनेस, हम बात कर रहे थे चैप्टर की। आगे ये कहते हैं कि बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मतलब आजकल तो कोई बच्चा कुछ मतलब पढ़ते ही नहीं है। वेल, यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। फिर वो सीक्रेट रिवेल करती है कि इन्वेजन करने की ना सिर्फ प्लानिंग हुई थी, मतलब मार्शियन ओनली ट्राई टू इन्वेड अर्थ, बट दे डिडेंट, मतलब इट डिडेंट हैपेंड। और ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक सिंपल सी बुक ने उसे रोक दिया था। फिर वो ये सीक्रेट बताती कि इन्वेजन कभी हुआ ही नहीं था। हाँ, प्लानिंग हुई थी, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि इस बुक ने, एक सिंपल सी बुक ने उस इतने बड़े इन्वेजन को, मार्शियन इन्वेजन को रोक दिया था। अब ऑडियंस का दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बुक थी कौन सी, और क्या सिर्फ एक किताब मार्स के लोगों को, मार्स की एलियंस को अर्थ पर अटैक करने से रोक सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? वट वॉज द बुक यू आस्क? अब यहाँ पर जो हिस्टोरियन है थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं कौन सी बुक थी वो, मतलब क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया थी? वो कहती है कि व्हाट वाज द बुक यू आस्क। मतलब आप पूछेंगे ना कि भाई कौन सी बुक थी? अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, और टॉम अबाउट रॉकेट्स और मिसाइल्स, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर प्लेस सब स्पेस। तो यहाँ पर हिस्टोरियन थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करते कहते कि क्या ये कोई इंसाइक्लोपीडिया थी, मतलब कोई बड़ी रेफरेंस बुक थी, या कोई रॉकेट या मिसाइल्स के बारे में कोई बुक थी, या फिर कोई स्पेस का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, कोई सीक्रेट फाइल थी फ्रॉम द आउटर स्पेस? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं, इन ये सब नहीं था वो। इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू वॉट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040। अब यहाँ पे वो ये रिवील करती है कि चलो मैं हिस्टोरिस्कोप से बताती हूँ, और मैं बताती हूँ आपको कि तब इतने साल पहले 2040 में हुआ क्या था। मतलब वो कुछ दिखाएंगी, और हिस्टोरिस्कोप से वो दिखाएंगे कि हुआ क्या था। अब लोग अपनी आँखों से देखेंगे कि हुआ क्या था। चलिए पढ़ते हैं। शी टर्न्स अ प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। वो एक टर्न ऑन करती है, प्रोजेक्टर को दिखाती है। स्पॉटलाइट ऑन, हिस्टोरियन गोज आउट। पहले जो स्टेज पर स्पॉटलाइट थी वो हिस्टोरियन पे थी, लेकिन अब वो एक थिंक टैंक पर, मतलब कम्स अप डाउन लेफ्ट, और थिंक टैंक के लेफ्ट पर पड़ गई है। हु सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड।
अब यहाँ से स्टेज डायरेक्शन शुरू होती है। हिस्टोरियन जो अभी तक म्यूज़ियम में ऑडियंस को समझा रही थी, अपना प्रोजेक्शन मशीन ऑन करती है। अब स्पॉटलाइट उस हिस्टोरियन पर से हट जाती है और स्टेज के दूसरे कोने पर चली जाती है। यानी अब सीन चेंज होता है और कहानी हमें ले जाती है मार्स के एलियंस के पास। सो वहाँ पर एक कैरेक्टर दिखाई देता है जिसका नाम है थिंक टैंक। थिंक टैंक जो है वो एक रेस बॉक्स है, यानी कि एक छोटी सी मतलब एक कुर्सी बोल सकते हो आप, या एक राजाओं जैसा एक थ्रोन है, मतलब जो उस पर ये बैठा है। सो जो थिंक टैंक है वो एक कुर्सी पर बैठा है और मतलब आर्म फोल्डेड बैठा है, सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स, एक जैसे सिंहासन टाइप होता है नहीं, वो वहाँ बैठा है। और उसके हाथ जो हैं बंधे हुए हैं, मतलब वो आर्म्स फोल्डेड होकर बैठा है। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड एंड वियर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। सो इसका जो ये सिंबल यहाँ पर यूज़ हुआ है, सुपीरियर ब्रेन, तो ये सिंबल है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है। प्लस उसके पास उसने एक लॉन्ग रॉब पहन रखी है, मतलब ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब जो कि स्टार्स और सर्कल्स से डेकोरेटेड है। इससे एलियन का रॉयल और थोड़ा फ़नी लुक यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो थिंक टैंक है जो कि एक रेस बॉक्स पे बैठा हुआ है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, मतलब आर्म फोल्डेड बैठा है, वो बहुत ही बड़ा है, एग शेप्ड का उसका हेड है और उसने एक लॉन्ग रॉब पहना हुआ है जो कि स्टार्स और सर्कल से सजा हुआ है। तो ये जो एक लुक है ना, वो ये एलियन का रॉयल और थोड़ा सा फ़नी लुक है। अब उसके पास खड़ा है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है एप्रेंटाइज नूडल्स। सो ये एक और है, और ये जो कैरेक्टर है ये थिंक टैंक का असिस्टेंट है। So apprentice Noodle stands besides him at an elaborate switchboard. A sign on an easel reads. ये जो इसका असिस्टेंट है अप्रेंटाइज नूडल, ये थिंक टैंक का असिस्टेंट है। वो एक स्विच बोर्ड के सामने खड़ा है जैसे कंट्रोल रूम का ऑपरेटर हो। साथ ही एक बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर एक साइन लिखा है जिस मतलब ईजल रोड पर एक बोर्ड पर लिखा है सीन का टाइटल, जो कि क्या है, मास स्पेस कंट्रोल। ये यहाँ पे जगह का नाम दिखाया जा रहा है, सीन का टाइटल दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अब हम अर्थ से दूर एक नई सेटिंग में आ गए हैं। चलिए अगली इसमें चलते हैं। मतलब ये स्टोरी जो है ना शिफ्ट हो गई मार्स के कंट्रोल रूम में, जहाँ पर थिंक टैंक और उसका असिस्टेंट नूडल, अप्रेंटाइज नूडल, अर्थ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब ये जो सेटिंग है प्ले की वो है मार्स स्पेस कंट्रोल में। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग। तो चलिए अब इन दोनों की बात पढ़ेंगे हम कि दोनों की क्या कॉन्वर्जेसन होती है। नूडल उसका क्या बोलते हैं, उसका ये असिस्टेंट है, तो जो उसका पहला डायलॉग है वो बो करके होगा, तो वो थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो लिखा है ना मार्स स्पेस कंट्रोल, इस साइन रीड से ही हमें पता चल जाता है कि अब जो कॉन्वर्जेसन होगी या जो सीन जो है अब वो मार्स के स्पेस कंट्रोल रूम में शिफ्ट हो चुका है और एक बोर्ड पर लिखा हुआ है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोलो बिफोर एंटरिंग। ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी अंदर आए वो पहले झुके, मतलब वो अंदर आने से पहले थोड़ा सा झुक कर ग्रीट करे किसको, थिंक टैंक को। तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जो भी अंदर आएगा इस रूम में, मतलब इस कंट्रोल रूम में जो भी आएगा वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को आकर ग्रीट करेगा झुक कर। तो सबसे पहले नूडल आया है, तो यहाँ मतलब यहाँ देख सकते हो आप कि ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आएगा पहले झुक कर आके ग्रीट करेगा। तो थिंक टैंक का ईगो का लेवल यहाँ पर बहुत हाई है। चलिए अब डायलॉग पढ़ते हैं। नूडल का डायलॉग है वही, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब यहाँ पर नूडल झुककर कहता है, बड़े फॉर्मल तरीके से कहता है कि मतलब इसकी तारीफ़ करता है कि हे महाशक्तिशाली, महान, ग्रेट, माइटी यानी कि शक्तिशाली, थिंक टैंक मतलब हे महान शक्तिशाली, एंड द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर मतलब हे महान शक्तिशाली और बुद्धिमान थिंक टैंक जो पूरे यूनिवर्स में पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा
क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बताइए आपके क्या ऑर्डर्स हैं, आपका क्या आदेश है। अब थिंक टैंक प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटाइज नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब यहाँ पे थिंक टैंक थोड़े से नखरे दिखाता हुआ कहता है कि तुम मेरी तारीफ़ का एक पार्ट भूल गए। लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। तुमने मेरी सैल्यूटेशन तो की, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए, अप्रेंटाइज नूडल। चलो दोबारा से करो, दोबारा बोलो, गो ओवर द होल थिंग अगेन, सारी बात अब दोबारा बोलो। क्या अजीब हरकत है ना, अपनी तारीफ़ कराना। अब ओबीडियंटली ये बोलता है, मतलब ये गाना गाता है। नूडल कहता है इट शैल बी डन, हो जाएगा सर। और ये एक सिंग सॉन्ग करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ। मतलब बेचारा गाना गा के आउट ऑफ ब्रीथ हो गया। कहता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे गाना गाता है, मतलब ये नूडल जो है और भी लंबी तारीफ़ करता है कि हे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मार्स और उसके 2 मून्स के राजा हो आप। मतलब ये मार्स का और इसका भी है, मतलब इसने ये सारी बात तो बोली थी, महान शक्तिशाली ये वो, इंटेलिजेंट और पावरफुल हो, बस वो क्या कहना भूल गया था, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, ये वाली लाइन भूल गया था वो कहना। इसके वजह से इसको दोबारा से बोलना पड़ा कि आप मार्स के और उसके मार्स में, मार्स हमें पता है अगर हमने ज्योग्राफी या साइंस पढ़ा है कि मार्स के पास 2 मून्स है, अर्थ के पास 1 मून है। और आगे आगे जैसे जैसे सूरज से जो सन से जितना भी डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उतने ज़्यादा मून्स की नंबर भी बढ़ती जाती है प्लैनेट्स की। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ। तो बस ये एक लाइन भूल गया था, तो ये दोबारा बोलता है कि मार्स और उसके 2 मून्स के मालिक, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो आप, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप इस पूरे यूनिवर्स में। और इतना कह के ना थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है। फिर कहता है कि आपका क्या आदेश है। अब यहाँ एक कॉमेडी सीन बनता है, मतलब नूडल इतनी लंबी लिस्ट बोलता है कि उसका एकदम से उसका सांस फूल जाता है बोल बोल के। ये जो प्लेज होते हैं ना, इनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और उससे कहीं ज़्यादा मज़ा इनको देखने में आता है। तो कभी अगर आपको मौका मिले तो प्ले ज़रूर देखने चाहिएगा। ये अगर ये मिले, यही प्ले देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लाइफ में अगर कभी भी आपको कोई मौका मिले, स्कूल कॉलेज कहीं भी प्ले देखने का, तो ज़रूर जाइएगा। सो टैंक थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है, कहता है दैट्स बेटर नूडल। सेटिस्फाइड हो गया, चलो। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आर manned space prop to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अभी कहता है कि अभी खुश हो जाता है, कहता है हाँ चलो अब बेहतर है। अब वो कहता है आगे, अब मुझे अपने स्पेस प्रॉप से बात करनी है। हमने उस छोटी सी बेकार सी प्लैनेट पर भेजा था, मतलब अपनी स्पेस प्रॉप की बात कर रहा है कि हमने एक स्पेस प्रॉप भेजी थी ना, और कहाँ भेजी थी, एक बहुत ही छोटे से रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट पर भेजा था हमने। अब सोचिए ये जिसकी ये बात कर रहा है, जिस प्लैनेट की, कि कौन सा प्लैनेट वो रिडिकुलस सा लिटिल प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट हो सकता है वो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो वो कहता है कि मुझे अपने स्पेस प्रॉप से बात करनी है। हमने जो उस छोटी सी बेकार सी प्लैनेट पर जो भेजा था, जिसे हम अपने रूलरशिप के जेनरस रूलरशिप में लाना चाहते हैं, उस छोटी सी प्लैनेट को। पर हम मतलब उस प्लैनेट को हम अपने शाही शासन के नीचे, मतलब उसके अंदर लाने वाले हैं, मतलब अब हम वहाँ पे रूल करेंगे। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? क्या नाम था उसका, फिर से बताओ ज़रा, क्या नाम था उस जगह का जहाँ जहाँ हमने अपना स्पेस प्रॉप भेजा है, वो छोटा सा प्लैनेट बेकार सा, हमें वहाँ पर अपना कंट्रोल करना है ना, क्या नाम था उस जगह का? तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस। देखिए हमारे यहाँ हम बोलते हैं, जब भी हम आंसर देते हैं अपने मालिक को या राजाओं को, जैसे अर्थ योर हाइनेस, ऐसे बोलते हैं ना हम। ये बोल रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस, तो तुरंत ये इसने जवाब दे दिया अर्थ है, मतलब अर्थ की बात हो रही है, छोटी सी रिडिकुलस प्लैनेट। थिंक टैंक कहता है अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। ओहो,
अब यहाँ पे कहता है कि हाँ हाँ अर्थ ही नाम था उसका। कितना बेकार और इनसिग्निफिकेंट सी जगह है ना कि अर्थ। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा मिरर। मुझे अब मेरा मिरर देखना है, मिरर लेकर आओ मेरा। हाँ सो मतलब थिंक टैंक पहले अपनी शक्ल देखकर खुश होगा, फिर दुनिया पर कब्जा करेगा। चलिए नूडल, इट शिल बी डन सर एंड ही हैड थिंक टैंक का मिरर। वो दे देता है उसको मिरर, और वो अपने आप को देखता है फिर। तो थिंक टैंक बोलता है, मतलब इस पार्ट में हमने देखा है कि थिंक टैंक की ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो दिखाई देती है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता है, हमेशा वो तारीफ सुनना चाहता है और अर्थ को एक छोटी सी बेकार सी प्लेनेट समझता है। नूडल्स उसका ओबीडियंट असिस्टेंट है जो हर वक्त उसकी चमचागिरी करता रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये थिंक टैंक को मिरर दे देता है और थिंक टैंक मिरर को हाथ में लेके बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। ये तो बिल्कुल वो स्नो वाइट वाली कहानी है, आईने आईने ये तो बता सबसे सुंदर कौन है भला। बस ये पूछ रहा है कि भाई आईने आईने ये तो बता कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, इस लैंड पर सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट कौन है। सो हाथ में लेकर थिंक टैंक मिरर से पूछता है कि मतलब जैसे स्नो वाइट पूछती थी ना उसी स्टाइल में सवाल करता है कि आईने आईने मेरे हाथ में है जो सबसे महान और बुद्धिमान कौन है इस दुनिया में, मुझे बताओ। ऑफ स्टेज वॉइस, मतलब एक वॉइस ऑफ स्टेज होती है। तो देखिए ये भी एक कैरेक्टर है, क्योंकि ये वैसे तो प्रेजेंट नहीं है स्टेज पर, लेकिन इसकी प्रेजेंस है, तो ये भी कैरेक्टर है। कई बार क्या होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि एक कैरेक्टर होता है जिसकी बातें होती हैं लेकिन वो कभी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको भी हम एक कैरेक्टर मानेंगे। ऑल्दो वो कभी प्रेजेंट नहीं हुआ, कैरेक्टर कभी प्ले में वो कभी प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका कभी कोई डायलॉग नहीं हुआ, बट उसकी बातें हुई हैं तो हम उसको भी कैरेक्टर मानेंगे। और जिसकी अभी ऑफ स्टेज वॉइस आई है हम उसको भी एक कैरेक्टर मानेंगे, ऑल्दो ये कोई कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, अब वहाँ पर एक वॉइस ऑफ स्टेज वॉइस आती है, यू सर, मतलब आप हैं सर। इसने पूछा था ना स्नो वाइट वाले तरीके से कि बताओ भाई कौन है सबसे ज़्यादा महान और बुद्धिमान। तो मिरर बोलता है आप हैं भाई, आप ही हैं। मतलब थिंक टैंक ने अपने मिरर को ऐसा सेट कर रखा है कि हमेशा वही जवाब आए। और पूरा ईगो ट्रिप पे, मतलब ये बंदा बिल्कुल ईगो पर है, ईगो ट्रिप पे है ये बंदा, मतलब हर कोई इसको प्लीज़ करने में लगा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, quicker, answer quicker next time. I hate slow mirror. He admires himself in the mirror. Oh, there I am. Are we Martians not a handsome race? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? Noodle, you keep on exercising your mind, and someday you will have a balloon brain just like mine. Oh. तो वो स्मैकिंग करता है, मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है मिरर पर, कहता है कि इतना टाइम लगाया तुमने, अगली बार जल्दी, क्विकर, जल्दी से आंसर देना। मुझे स्लो मिरर्स पसंद नहीं है, आई हेट स्लो मिरर्स। वो कहता है कि अगली बार जवाब देना, मुझे धीरे धीरे जवाब देने वाले मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपने आप की बहुत तारीफ़ करता है, एडमायर करता है खुद को, और कहता है कि देखो मुझे, हम जो मार्शियंस हैं हम क्या सुंदर नहीं हैं। मतलब वो अपने रिफ्लेक्शन को या डांट, मतलब वो एक तरह से बोल रहा है कि हम लोग कितने सुंदर हैं। मतलब अपने रिफ्लेक्शन को भी, मतलब मिरर में क्या दिखता है, मिरर में आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, वो उसी को डांट रहा है कि अगली बार जल्दी जवाब देना। और फिर वो खुद ही से ही, मतलब मिरर में खुद को ही देख के खुद से बात करता है और कहता है कि क्या हम मार्शियंस, हम मतलब हम जो मार्शियंस हैं, हम जो मार्स के लोग हैं, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने पावरफुल हैं, और ये जो अर्थ पे रहते हैं अर्थलिंग्स, ये कितने बदसूरत हैं। मतलब इन अगली अर्थलिंग से तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, और जो अर्थ के लोग हैं इनके दिमाग भी बहुत छोटे हैं, मतलब विद देयर टाइनी हेड्स। मतलब ये जो अर्थलिंग्स हैं ये बहुत अगली हैं और इनके दिमाग भी बहुत छोटे हैं, और हमारे दिमाग देखो कितने बड़े और हम कितने सुंदर लगते हैं। और ये नूडल को भी कहता है कि तुम भी अपने माइंड की एक्सरसाइज किया करो, तो एक दिन तुम्हारा भी जो ब्रेन है वो बलून जैसा फूल के बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी बड़ा हो जाएगा।
तो वो अब हम इंसान हैं, हमारे दिमाग तो ऑब्वियसली छोटे ही होते हैं, हमारे ऐसे गुब्बारे जैसे फूले हुए दिमाग तो है नहीं। तो ये इसी वजह से कह रहा है कि हम अर्थ के लोग, अर्थलिंग्स, हम कितने बदसूरत हैं कि मतलब अर्थ के लोग कितने बदसूरत हैं कि वो मतलब उनसे तो हम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके दिमाग बहुत छोटे छोटे और हमारे बहुत बड़े हैं। मतलब अर्थ के इंसानों को छोटा दिमाग वाला कहकर ये इंसल्ट कर रहा है। अब नूडल कहता है, उसके बाद ये कहता है कि नूडल को कि भाई तुम ना, मतलब अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहा करो, एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे जैसे बड़े बलून जैसा हो जाएगा। मतलब अपने अपने बड़े सर को वो प्राउड वाली चीज़ कह रहा है वो। अब नूडल फिर से ओबीडियंट होकर बोलता है, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो यहाँ पे फिर से और नूडल का ना चमचागिरी मोड ऑन है। कहता है हाँ हाँ सर बिल्कुल, महान थिंक टैंक, मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि एक दिन मेरा भी दिमाग आपके जैसा बड़ा बलून जैसा और तेज़ हो जाएगा। अब थिंक टैंक थोड़ा सा कमांड वाली फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉब, आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। अब वो कहता है कि अब स्पेस प्रॉब से कांटेक्ट करो, मुझे लंच से पहले उस मिट्टी के गोले, मतलब मिट्टी का जो बॉल है ना, द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड जिसे अर्थ कहते हैं, मुझे उस पर कब्ज़ा करना है, इन्वेड करना है। मतलब वो एक तरह से ऑर्डर देता है नूडल को कि मुझे लंच से पहले उस मिट्टी के गोले जैसे अर्थ पर कब्ज़ा करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो चलो तुम उससे स्पेस प्रॉब से बात करो। तो यहाँ पर अब अर्थ को एक प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कहकर भी वो इंसल्ट कर रहा है। नूडल अब फिर से चमचागिरी वाले मतलब ओबीडियंटली कहता है वो, इट शेल बी डन सर, ही एडजस्ट levers on switchboards, electronic buzzes and beeps are heard as the curtains open. So मतलब वो कहता है नूडल फिर से ओबीडियंटली कहता है कि सर आपने जो कहा है वो हो जाएगा। और फिर वो एकदम से स्विच बोर्ड के लीवर्स एडजस्ट करता है, बजिंग और बीपिंग की आवाज़ आती है, कर्टन्स खुलते हैं और सीन चेंज हो जाता है। अब आ गया सीन 2। अब यहाँ पर एक टाइम है कुछ सेकंड्स बाद का, प्लेस वही है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे दो जगह है यहाँ पे, एक तो ये मार्स का स्पेस कंट्रोल है और दूसरा सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी है। एटराइज कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़े हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉज इन कन्फ्यूजन फैशन। लेफ्टिनेंट इयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। सर्जेंट ओप इज एट right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it, then riffling the pages and shaking his head. सो टाइम है कुछ सेकंड्स बाद का, प्लेस मैंने आपको बता ही दिया। मतलब एक ही वक्त पे अब दो जगह का सीन यहाँ दिखाया जाएगा। एक जगह ये है जहाँ पे वो थिंक टैंक बैठा है मार्स स्पेस कंट्रोल में, और दूसरी जगह कुछ नए कैरेक्टर्स अभी ऐड होंगे जो कि सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी है। मतलब एक ही वक्त में दो जगह सीन होगी। अब एट्राइज कैप्टन ओमेगा यहाँ पर है, कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े हैं और वो लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर से, जो कि पहले किताब ढूंढने के लिए होते थे, अभी क्या है, अभी तो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं लाइब्रेरीज़ में, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम किताबें ढूंढते हैं। लेकिन तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर होता था लाइब्रेरी में, हम वहाँ किताबें ढूंढते थे, हमें जो भी बुक चाहिए होती थी ना वो सीरियल वाइज वहाँ लिख रखे, वहाँ पर हमें सारी डिटेल मिल जाती थी। तो एक कैप्टन ओमेगा कैरेक्टर है जो बीच में खड़ा है, और लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स जो पहले किताबों के लिए होते थे उन्हें खोलते और बंद करते जा रहे हैं। मतलब वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, बार बार उसको जो क्लोजिंग कार्ड मतलब सॉरी जो कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स है कभी उन्हें ओपन कर रहे हैं कभी उन्हें क्लोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। एक है ये लेफ्टिनेंट इयोटा, ये ऊपर साइड पर लेफ्ट साइड पर खड़े हैं और ये बुक्स काउंट कर रहे हैं हर शेल्फ में, काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। ये हर बुक शेल्फ में जाके किताबें गिन रहे हैं। एक है सर्जेंट ऊप, ये राइट साइड पर हैं, ये भी एक बुक को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब बुक को खोल ओपन कर रहे हैं फिर क्लोज कर रहे हैं, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मतलब उल्टा सीधा कर रहे हैं, शेकिंग इट, पेजेस को हिला रहे हैं, फिर सिर हिला के कहते हैं एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग इट्स हेड, और अपना सिर हिलाकर कहते हैं कि समझ में आ रहा है। तो चलिए मतलब मार्शियंस लाइब्रेरी में घुस गए हैं, मतलब वो गए हैं ना अटैक करने, तो वो अर्थ पे गए हैं और अर्थ में सबसे पहले वो गए हैं लाइब्रेरी में, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में।
ये वहाँ पे घुस गए हैं, पर उन्हें किताबों का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, मतलब उनके लिए सब कुछ अजीब है। मार्शियंस के पास बुक है नहीं कोई भी चीज़ करने के लिए, तो उन्हें पता ही नहीं कि बुक होती क्या है। सो नूडल कहता है एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो नूडल यहाँ पे थिंक टैंक को बताता है कि सर मुझे ना स्पेस क्रू जो अर्थ पर गए हैं वो क्लियर फुटेज मिल रही है उसकी, मतलब इन्होंने अपना वो जो स्पेस प्रॉप था ना वो घुसा दिया, अब ये खुद ही नहीं गए हैं लाइब्रेरी में, वो घुसा दिया है। तो वो कहता है कि मुझे स्पेस क्रू जो अर्थ पे गए हैं उनकी स्पेस क्रू की क्लियर फुटेज मिल रही है, मतलब आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। Think Tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. अब थिंक टैंक अपनी बड़ी बड़ी गॉगल्स पहन लेता है, क्योंकि सर बहुत बड़ा है ना उसका, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसकी गॉगल्स भी बहुत बड़ी होगी, ताकि वो लाइव स्क्रीन देख सके, उसके लिए वो बड़े बड़े गॉगल्स पहन लेता है। मतलब ये उसका स्टाइल भी बहुत अलग है, एकदम ड्रामेटिक। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। सो नूडल यहाँ रिपोर्ट करता है, जैसे कि वो कहता है कि लगता है, मतलब ये इसी का डायलॉग है ना नूडल का, वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अर्थ पर किसी बिल्डिंग में एंट्री ले ली है, मतलब स्पेस प्रॉब ने, स्पेस क्रू ने किसी बिल्डिंग में एंट्री ले ली है, ऐसा नूडल कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, मतलब वो जो साइट आ रहा है ना सबको दिख रहा है, उसको देख कर ऐसा लग रहा है कि वो ना घुस गए किसी बिल्डिंग में। अब थिंक टैंक मतलब ये है कि मार्शियन क्रू अब लाइब्रेरी के अंदर घुस गए हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह है क्या, अब उनके पास किताबें तो है नहीं, तो वो क्या ही जानेंगे। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, मेक अ वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक यहाँ पे थोड़ा सा खुश होकर कहता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, अब उनसे आवाज़ के ज़रिए कांटेक्ट करो, मतलब मेक अ वॉइस कांटेक्ट। सो इस पार्ट में मार्शियन क्रू अर्थ की लाइब्रेरी में जाकर कंफ्यूज हैं। ओमेगा जो है कैप्टन ओमेगा, वो ड्रॉज खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा। लेफ्टिनेंट इयोटा जो है वो बुक्स गिन रहे हैं हर शेल्फ में जाके, और सर्जिएंट ऊप्स ये किताब हिला हिला के देख रहे हैं, शायद अंदर से कुछ निकल जाए। सो थिंक टैंक और नूडल उन्हें मास से देख रहे हैं, और अब वो उनसे कांटेक्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या कांटेक्ट करेंगे। ये देखो ये हैं ये लोग, ये एलियंस है मार्स के, मार्शियन पीपल। चलो पढ़ते हैं आगे। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। सो ये कैप्टन ओमेगा इन्हीं का ही पर्सन है। अच्छा यही लोग देख रहे हैं किताबों को, ये कैप्टन ओमेगा, सर्जियन ओप्स, और क्या नाम था तीसरे का, लेफ्टिनेंट इयोटा। अच्छा ये तीनों हैं ये लोग, ये मतलब मैं ये लोग इन्हीं के ही लोग हैं जो ये लाइब्रेरी में हैं। सो नूडल जो है वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है ना मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, प्रॉब 1 से वो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और प्रॉब 1 कौन है, कैप्टन ओमेगा। अब कहता है कि आओ और हमें अपनी लोकेशन दो। अब ओमेगा वहाँ से रिप्लाई देता है, speaking into disk which is on a chain around her neck. So ओमेगा जिसकी वो डिस्क पे बोलकर जो गले में लटकी हुई है, उसके गले में एक डिस्क लटकी हुई है, शायद यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, उसके गले में एक डिस्क लटकी हुई है, उसी पर ही वो रिप्लाई दे रहा है। कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, Lieutenant Iota, Sergeant Ope, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicates room, this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? अब वो यहाँ पर बोलता है, मतलब यहाँ पे ये रिपोर्ट देता हूँ ओमेगा कि हम सेफली अर्थ पर पहुँच गए हैं, हम स्क्वायर शेप के रूम में शेल्टर के, हमने यहाँ पे शेल्टर लिया हुआ है स्क्वायर शेप्ड रूम में। फिर वो लेफ्टिनेंट इयोटा से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि हम कहाँ हैं, मतलब उनको वो लाइब्रेरी समझ ही नहीं आ रही, बस वो रूम देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या कहाँ आ गए हम। अब इयोटा जो बुक देखते हुए कहता है, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 of these peculiar items,
दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैन, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप्स। अब वो टोटली कंफ्यूज है योटा। वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने लगभग 2,000 अजीब सी चीज़ें गिन ली हैं। मतलब यहाँ पर आकर वो बुक पकड़ के कह रहा है कि कुछ अजीब सी चीज़, और ऐसी 2,000 इनके, इसने 2,000 बुक्स देख ली हैं। ये कहता है कि मैंने लगभग 2,000 अजीब सी चीज़ें गिन ली हैं। उसे लगता है कि ये जगह जो है ना कोई स्टोरेज बैरन है, मतलब कोई गोडाउन और कोई वेयर हाउस टाइप है। मतलब उन लोगों को लगता है कि लाइब्रेरी एक बड़ी सी गोडाउन है जिसमें अजीब सी चीज़ें रखी हैं। तो लाइब्रेरी एक गोडाउन समझ रहे हैं और बुक्स को वो एक अजीब सी चीज़ समझ रहे हैं। तो वो खुद सर्जेंट ओप से पूछता है, ये इससे पूछता है, अब ये इससे पूछेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या है। मतलब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा है। आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 galaxies बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हैट्स। ही ओपनड अ बुक एंड पुट्स इन ऑन हिज हेड, से मे बी दिस इज़ अ हे बट शरी। सो वो खुद कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो 7 गैलेक्सीज घूम चुका हूँ, पर ऐसी अजीब चीज़, ये बुक को हाथ में लेके कहता है वो, कि ऐसी अजीब सी चीज़ तो मैंने कभी नहीं देखी। फिर वो बुक को खोलता है और अपने सर पे रख लेता है और कहता है शायद ये हैट हो। वो एक किताब खोलता है अपने सर पे रख लेता है, कहता है हाँ शायद ये एक टोपी की दुकान है। मतलब उनके लिए किताब का कोई मतलब नहीं है, उन्हें लगता है कि ये फ़ैशन आइटम है, क्योंकि वो किताब खोल कर सर पे रखी जा सकती है इजीली। तो उन्हें लगता है कि ये कैप्स हैं, हैट्स हैं मतलब ये। चलो, ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट माइटी थिंक टैंक विल गिव अस बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। सो अब ओमेगा, क्योंकि अब उसने बोला है ना कि जो भी मुझसे पहले बात करो पहले झुक, मेरे आगे झुकना है, तो वो भी अब थोड़ा झुकता है और कहता है कि चलो अब हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक ही अपनी इंटेलिजेंस से बताएंगे कि ये जगह क्या है। मतलब वो सब कंफ्यूज हो गए और अपने लीडर से गाइडेंस मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप बताओ हमें कि ये क्या है। सो ओमेगा को लगता है कि ये बस स्क्वायर रूम है। इओटा को लगता है कि ये भाई एक स्टोरेज बैंड है, मतलब पेक्यूलियर आइटम्स रखे हैं यहाँ पे। ओप तो फुल कॉमेडी कहता है, उसे लगता है कि हैट्स हैं और लाइब्रेरी एक टोपी की दुकान है। मतलब सब थिंक टैंक की तरफ देख रहे हैं कि अब वो कुछ बताएगा कि ये जगह क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक बोलता है, ये काफ़ी फनी पार्ट है वैसे देखा जाए तो। एलिमेंट्री, माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द palm of her hand. Yes, yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. अब ये कहता है कि मतलब ये काफ़ी सोच कर बिल्कुल शर्लॉक होम्स स्टाइल में बोलता है, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। मतलब सिंपल है। मतलब वो ओमेगा को ऑर्डर देता है कि एक जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये जो आइटम है, इनमें से किसी एक को थोड़ा सा ऊपर उठाओ ताकि मैं थोड़ा सा करीब से देखूँगा। तो ओमेगा अपनी पाम पर एक किताब रखती है मतलब, और वैसे आगे मतलब ये लड़कियां हैं सब, हर लिखा है ना, तो वो रख देती है। ओमेगा अपनी पाम पर बुक को रख देती है। मतलब वो कहता है कि इसको थोड़ा उठा के दिखाओ, ऊपर की तरफ दिखाओ ताकि मैं इसे क्लोजली देखूँ। ये देखो ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये देखूँ ताकि मुझे समझ में ये है क्या। अब ओमेगा होल्ड करती है बुक को ऑन द पाम ऑफ हर हैंड्स। तो ये फिर ये समझ जाता है क्या, कहता है यस यस अब समझ में आया ये क्या है। मतलब यहाँ पे थिंक टैंक थोड़ा प्राउडली बोलता है कि हाँ हाँ अब मुझे समझ में आ गया क्या है। फिर वो कहता है क्योंकि अर्थ के लोग हमेशा खाते रहते हैं। वो कह रहा है कि अर्थ क्रीचर्स यानी कि अर्थलिंग्स, दे आर ऑलवेज ईटिंग, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जगह पर हो वो एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है, मतलब एक खाने की दुकान है। और ये जो बुक्स नहीं है, ये उनकी खाने की चीज़ें हैं सारी। बताओ, मतलब लाइब्रेरी को यहाँ पर इन्होंने कैफेटेरिया समझ लिया है। अब ओमेगा इन दोनों से कहता है, योटा और ऊप से, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट सेंट। मतलब ओमेगा अपनी टीम को ट्रांसलेट करके बताता है कि थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं, मतलब हम एक कैफेटेरिया में हैं। तो उप बोलता है, वेल अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेन डाइट। कह रही है तो बहुत स्ट्रेन डाइट नहीं है। मतलब वो बुक को हाथ में लेके कहता है कि अगर ये उनकी डाइट है, अगर उनके खाने की जगह है, तो अर्थ के लोग बहुत अजीब खाना खाते हैं ना। मतलब उसको लगता है कि किताबें ही उनका खाना है। थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच।
बताओ, थिंक टैंक बहुत कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो उसको सैंडविच कहते हैं, मतलब किताब जो है वो सैंडविच है। बताओ। ओमेगा थोड़ा सा नोटिंग करके कहता है, मतलब वो ब्लाइंडली मान लेता है, ब्लाइंडली अग्री करता है, जो थिंक टैंक ने कहा है वही सच होगा। अ सैंडविच, मतलब हाँ हाँ सैंडविच। इयोटा भी सेम, अ सैंडविच, मतलब इयोटा भी रिपीट करता है सैंडविच सैंडविच। अब ऊप कहता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अ सैंडविच, मतलब ऊप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, अपने सर के ऊपर से किताब निकालता कहता है अरे ये सैंडविच है क्या। सो थिंक टैंक कहता है सैंडविच इज़ आर मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। बताओ। लुक एट इट क्लोजली, वो कहता है कि मतलब वो इस थियोरी को जिसमें इसने बुक को सैंडविच बोला है वो थोड़ा और डिटेल में समझाता है। वो कहता है कि अर्थ के लोगों का मेन खाना है सैंडविच। फिर वो ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, फिर वो कहता है कि थोड़ा ध्यान से देखो, देयर आर टू स्लाइसेस और व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। जैसे बुक का कवर होता है, एक आगे कवर होता है, एक पीछे कवर होता है, तो वो कहता है कि इसमें दो ब्रेड्स हैं, और ब्रेड्स की स्लाइसेस के बीच में ये जो पेजेस है ना, मतलब हमें हमें पता है ये तो पेजेस है, जैसे ये बुक है इसमें ये पेजेस हैं, तो ये ब्रेड की स्लाइस और ये ब्रेड की स्लाइस, और जो अंदर भरा हुआ है वो फिलिंग है। वो कहता है इसमें दो ब्रेड की स्लाइसेस हैं और बीच में फिलिंग है, मतलब उस किताब के कवर्स ब्रेड हैं और पेजेस फिलिंग है। और मैं क्या कहता है दैट इज़ करेक्ट सर, मतलब वो ब्लाइंडली कन्फर्म कर देता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो सैंडविच है। थिंक टैंक बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब थिंक टैंक कहता है, मतलब ओमेगा ने बोला ना आप सही कह रहे हो, तो वो उसी को ऑर्डर दे देता है कि चलो मेरे मेरे मेरा ओपिनियन कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसको खाओ। मतलब मेरी बात कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें इसे खाना होगा, मतलब वो किताब खाने को बोल रहा है। अब ओमेगा खा ले, मतलब गल्पिंग, थोड़ा सा शौक में कहता है ईट इट, मतलब यानी इसे खाना है, मुझे इसे खाना पड़ेगा। और मतलब उसके पेट में घबराहट से शुरू हो जाती है कि अरे ये खाना पड़ेगा। तो थिंक टैंक कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब यहाँ पे थिंक टैंक को गुस्सा हो जाता है, वो कहता है क्या तुम मेरी बात पे डाउट करोगे, मतलब वो अपनी अथॉरिटी दिखाता है कि तुम अपने बॉस पे डाउट करोगे। इसी में थिंक टैंक की जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो सबसे फ़नी लगती है। उसे लाइब्रेरी कैंटीन लगती है और किताबें उसके लिए सैंडविच जैसी बन जाती है, और पेजेस को फिलिंग समझता है। फाइनली ओमेगा को वो फोर्स करता है कि चलो किताब खाओ और मेरा डाउट क्लियर करो। चलो आगे पढ़ते हैं। अब वो कहता है, ओमेगा कहता है ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट इयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट इयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब यहाँ पर थिंक टैंक जो है ओमेगा को, मतलब थिंक टैंक ओमेगा को कहता है ना कि चलो खाओ इसको, ओमेगा कहता है। अब ओमेगा जो है वो लेफ्टिनेंट की तरफ मूव कर देता है इस बात को। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं सर मैं नहीं खा सकता, बल्कि पुअर लेफ्टिनेंट इयोटा हैड नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, मतलब लियोटिनेंट ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, है ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ये खा लो। अब इयोटा थोड़ी सी, मतलब ये कि अब जो पहले ओमेगा को बोला था खाने के लिए, अब वो इयोटा को बोलेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया ऑर्डर। अब इयोटा थोड़ा सा डाउटफुली कहती है, डिवियसली कहती है ईट इट ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी so impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightfully, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब वो भी प्लान चाल चाल चल देती है, वो बहुत स्मार्टली बचने की कोशिश करती है। कहती है कि ओ कैप्टन, ये तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि सबसे पहली मार्शियन बन जाऊंगी मैं जो ये सैंडविच को खाऊंगी, मतलब अर्थ के सैंडविच को खा रहे हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम सबसे महान बन सकते हैं, मतलब इज्जत वाली बात है। लेकिन मैं अपने सर्जेंट ऊप से पहले कैसे खा सकती हूँ, ये तो बदतमीज़ी होगी। और वो किताब ऊप के हाथ में दे देती है, मतलब ये है कि थिंक टैंक ओमेगा को बोलता है, ओमेगा इयोटा को दे देती है, इयोटा ऊप को दे देती है। अब ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी खिसक के कहाँ पहुँच गई, ऊप के पास पहुँच गई। वो कहती भी कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई मैं आप खाइए,
अब ऊप मेकिंग अ फेस, अब चाहे मुंह बना के बोलता है हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मतलब वो शौक को बोलता है कि मैं, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ेगा। सो इयोटा एंड ओमेगा दोनों सैल्यूट करके बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, मतलब वो ऊप को ओमेगा और इयोटा ऊप को मोटिवेट करके कहते हैं कि हाँ, मार्स की इज्जत के लिए, मार्स की ग्लोरी के लिए आपको खाना चाहिए। सो ऊप कहता है येस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमिडिएटली, तो वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुरंत खाता हूँ मैं। एंड ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड योटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और योटा उसको सांस रोक कर देख रहे हैं। एंड ही बाइट्स डाउन अ कॉर्नर ऑफ अ बुक एंड पेंटोमाइम्स chewing and swelling while making terrible faces. So अब ये बेचारा ऊप अपना मुंह खोलता है और किताब का एक कोना खाने लगता है, एक्टिंग करता है जैसे चबा रहा है, लेकिन चेहरे पर उसके बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं। सो ओमेगा कहता है वेल ऊप, कैसा लगा, तुमने सैंडविच खाया ना, कैसा लगा। योटा वेल ऊप, वो भी सेम बात पूछता है। अब ये सब पूछते हैं भाई कैसा लगा ऊप को, तो आ जाती है खांसी, और ओमेगा और योटा उसको पाउंड करते हैं बैक से, उसको पीछे से थोड़ा पकड़ते हैं उसको, क्योंकि उसको खांसी आ रही है ना बार बार। सो ऊप का तो दम घुटने लगता है, खांसी होती है, दोनों उसके बैक पर थप थप करके उसे बचाते हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, अब वो उसको पूछता है कि क्या ये टेस्टी नहीं था क्या, डिलीशियस नहीं था क्या। ऊप सैल्यूट करके बोलता है दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। अब वो कहता है कि बात, मतलब वो सच बोल देता है कि बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है ये, बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि ये अर्थ के लोग ये ड्राई सैंडविचेस बिना पानी के खाते कैसे हैं, ये तो मार्स की मिट्टी जैसे, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, जैसे मार्स की मिट्टी है ना एकदम ड्राई, ये बिल्कुल वैसा ही है। पेजेस तो ड्राई ही होते हैं ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अर्थ के लोग ये ड्राई सैंडविचेस बिना पानी के कैसे खाते हैं, ये तो मार्स की मिट्टी जैसे सूखे हैं। अब नूडल कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। अब नूडल यहाँ थोड़ा पोलाइटली बोलता है कि सर एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक बोलता है थोड़ा सा घमंड में, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। वो थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोलता है कि शायद कोई काम की बात तो नहीं होगी, पर चलो कह रहे हो तो बोलो फिर। नूडल कहता है वेल सर, आई हैव सीन सर्वियर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ये नूडल बताते हैं कि सर मैंने ना अर्थ के सर्वियर फिल्म जो इन्होंने भेजी हुई ना, अपने चीज़ें भेजी हुई हैं यहाँ पे सर्वे करने के लिए, वो कहता है कि अर्थ के सर्वियर फिल्म में मैंने देखा है कि अर्थलिंग्स ना इन सैंडविचेस को खाते नहीं हैं, बल्कि वो इन सैंडविचेस को ना कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। मतलब उसे समझ में आ गया है कि ये कोई सैंडविच नहीं है बल्कि बुक है। क्या होता है नॉर्मल हम इंसान करते क्या हैं, हमारे पास बुक होती है सामने, हम उसको पढ़ने लग जाते हैं। अब वो सामने वाला देख के, जिसको इस बारे में नहीं पता, वो तो ये कहेगा ना कि हम इसको देख कर बात कर रहे हैं, तो वो सही समझा है, नूडल के पास ज़्यादा दिमाग है, तो वो सही समझ गया है कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे जो अर्थ के लोग हैं, अर्थलिंग्स है, इससे बात करते हैं। मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो किताब से बात करते हैं जबकि हम किताब पढ़ रहे होते हैं। सो आगे पढ़ते थिंक टैंक फिर से थोड़ा घमंड में बोलता है नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, मतलब खुद क्रेडिट लेगा ये। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग। अब थिंक टैंक यहाँ पे अपनी इज्जत बचाता है, कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, यही मैं अगली बात कह रहा था, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज़ हैं, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकते। बताओ कौन गलत नहीं हो सकते, तो सारे चिल्लाते हैं, नूडल, ओमेगा, योटा, ऊप, सब चिल्ला के बोलते हैं सैल्यूट करके, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर गॉन, मतलब सब कोरस में रिपीट करके बोलते हैं कि हाँ थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकते, जिससे कि उनका बॉस खुश हो जाए। थिंक टैंक होता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, कि चलो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अब इन सैंडविचेस को सुनना शुरू करो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये बोलेंगे।
तो चलो इसको सुनना शुरू करो। तो थिंक टैंक सबको किताब खिलाना चाहता था पहले तो, लेकिन जब ऊप बेचारा किताब खा लेता है तो कंप्लेंट करता है कि तो ड्राई है। तब नूडल थोड़ा स्मार्टली सोचता है कि भाई ये कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस है, इससे लोग बातें करते हैं। तो थिंक टैंक अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, मैं तो बोलने ही वाला था, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि चलो इसको सुनो। मतलब लाइब्रेरी और बुक्स के कंसेप्ट को मार्शियन ने गलत समझकर सैंडविच और वॉकी टॉकी बना दिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओमेगा कहते हैं लिसन टू देम, अब इन सारे डिवाइसेस को सुनना होगा। इयोटा एंड ओप कहता है टू ईच अदर पजल लिसन टू देम, मतलब उन्हें अब सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ सुनना तो पड़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं बुक्स को हमें सुनना पड़ेगा। बुक्स तो इन्हें पता नहीं है भी क्या है ये, सैंडविचेस को सुनना पड़ेगा। थिंक टैंक कहता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम। सो मार्शंस वो वेरी लो। अब थिंक टैंक यहाँ गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारे कान में क्या मार्बल्स गोलियाँ भरी हैं क्या, मैंने कहा है ना तो सुनो उन्हें। सब सारे मार्शल तुरंत झुककर बो करते हैं और सुनने लगते हैं। और मैं कहता है इट शिल बी डन सर, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, होल्ड देम टू द ईयर्स एंड लिसनिंग इंटेंटली। देखो ऐसे, ये ऐसे सुनेंगे, दो दो बुक लेके अपने हाथों में। सो ओमेगा कहता है कि आपका हुक्म मंजूर है। फिर सब अपने कान से बुक्स लगाकर ईयरफोन्स की तरह सुनने लगते हैं। इयोटा बोलता है विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग, थोड़ा सा खुसफुसाहट करके बोलता है क्या तुमने कुछ सुना। ओमेगा कहता है विस्परिंग बैक, ये भी विस्पर करके बोलता है नथिंग डू यू हियर एनीथिंग ऊप। तो ऊप कहता है बहुत ज़ोर से कुछ भी नहीं। और फिर ओमेगा और इयोटा दे जंप इन फ्राइट, मतलब ये एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने कुछ सुना। लेकिन इयोटा जो है वो थोड़ा सा ऊप जो है वो थोड़ा सा ज़ोर से बोल देता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं। और उससे ओमेगा और इयोटा शॉक होकर जंप कर जाते हैं, मतलब वो थोड़ा लाउडली बोल देता है ना। अब वो कोई चीज़ ध्यान से सुन रहे थे, एकदम से तेज़ आवाज़ आ जाती है तो वो जंप कर देते हैं। अब ओमेगा और इयोटा बोलते दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो उसे कहते चुप धीरे बोलो, मतलब दोनों ओप को चुप कराते हैं करके बोलते हैं। फिर सब दोबारा बुक्स को कान से लगाकर ध्यान से सुनने लगते हैं। अब थिंक टैंक वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। अब उनका बॉस उनको बोलता है कि तो बोलो क्या सुनाई दिया, मुझे बताओ, रिपोर्ट करो मुझे। ओमेगा कहता है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। वो बोलता है कुछ भी नहीं सुना सर, शायद हम गलत फ्रिक्वेंसी पर हैं। इयोटा भी कहता है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। कहता है शायद अर्थ के लोगों के पास हमसे ज़्यादा तेज़ कान है, वो सुन लेते हैं इसको, हम नहीं सुन पा रहे हैं। ऊप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड। तो वो कहता है अब इस बार ऊप ने बोला है सही बात कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, हो सकता है कि सैंडविचेस आवाज़ ही नहीं करते हैं। देखो कोई ना कोई तो आइडिया लगा रहा है, बस ये जो इनका बॉस है इसी के पास कोई आइडिया नहीं है। अब व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक। अब ये गुस्सा होकर कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं गलत हो गया, मतलब माइटी थिंक टैंक ने गलती की है कि ये लिसनिंग डिवाइस नहीं है। तो मैं ओमेगा कहता है ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग, मतलब वो डर जाते हैं और कहते हैं नहीं सर हमने ऐसा नहीं किया, हम तो सुनते रहेंगे। नूडल कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग अराउंड इन माई हेड। अब यहाँ पे नूडल थोड़ा पोलाइटली बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपकी शान में मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक धुंधला सा ख्याल घूम रहा है। अब वो कहता है वेल ट्वेल इट आउट नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मतलब तुम हाँ मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आया, मैं तुमको समझाऊंगा, मतलब तुम अपना ख्याल बाहर निकालो, मैं उसे क्लियर करूँगा। मतलब यहाँ भी इसको अपनी ईगो बहुत ज़्यादा प्यारी है कि मैं तुम्हें क्लियर करूँगा, तुम बताओ तो सही अपना आइडिया मुझे, मैं तुमको उसका असली मतलब बताऊँगा। फिर वो कहता है आई सीन टू रिकॉल द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू दिस सैंडविचेस, कि वो इन सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं, दे ओपन देम एंड वॉच देम। क्या करते हैं वो उसको इन सैंडविचेस को ओपन करते हैं और इन्हें देखते हैं, क्योंकि कई लोग सिर्फ मन में भी पढ़ते हैं ना। तो मतलब पहले इसको याद आया कि लोग जो इनसे बातें करते हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब इसे याद आया कि ये बात नहीं करते तो सुनते और देखते हैं। अब ये जो थिंक टैंक है तो अब ये
तो मतलब ये समझ गया बेचारा नूडल, समझ गया कि ये जो बुक्स हैं एक्चुअली पढ़ी जाती है, मतलब इन्हें खोल के देखा जाता है। अभी भी ये एग्जैक्टली वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी ये वहाँ पर है कि हम अभी किताब को खोल कर देखेंगे, मतलब सैंडविच को खोल कर देखेंगे। अब थिंक टैंक जल्दी से कवर अप करता है, येस दिस इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविच आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन बट they are for eye communication. Now Captain Omega, take that large colorful sandwich over there and it appears to be important. Tell me what you observe. अब वो कवर करके कहता है कि हाँ, मतलब अपनी इज्जत इज्जत बचाने के लिए कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये सैंडविचेस सुनने के लिए नहीं है बल्कि देखने के लिए होते हैं, मतलब ये आई कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। फिर वो कैप्टन ओमेगा को कहता है कि मतलब वो ऑर्डर देता है कि वहाँ रखी बड़ी सी कलरफुल सैंडविच उठाओ, देखो शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट, वो मतलब वो बड़ी सी है कलरफुल सैंडविच है, वो कुछ इम्पोर्टेंट भी लगती है, मतलब वो लगता है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको देखो और मुझे रिपोर्ट करो, मुझे 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 बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। सो ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, ये मदर गूस की बात शुरू में हुई थी, ये उसी को उठा लेता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी दैट टाइटल, और बहुत मतलब उसको उठा के ऑडियंस को दिखाते हैं ये। इयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। ये बुक काफ़ी ना बड़ी है, मतलब ओमेगा इस बड़ी सी किताब उठाता है जिसका नाम है मदर गूस, और मदर गूस एक नर्सरी राइम्स की कलेक्शन है, ये वही बुक है, द बुक दैट सेव द अर्थ, यही बुक वो बुक बनने वाली है जो अर्थ को बचाएगी। सो मार्शियन बुक्स को सुनने लगते हैं जैसे वो रेडियो हो, जब कुछ सुनाई नहीं देता थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर नूडल स्मार्टली सजेस्ट करता है कि अर्थलिंग्स उन्हें खोल कर देखते हैं। अब थिंक टैंक अपनी इज्जत बचाने के लिए डिक्लेयर करता है कि हाँ ये आई कम्युनिकेशन सैंडविच है। फाइनली उनके हाथ में आती है मदर गूस, जो पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ओमेगा बुक देखकर कहता है कि इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, तो मतलब वो कहता है कि इस सैंडविच में तो अर्थलिंग्स की पिक्चर है। अब नर्सरी राइम्स की किताब है तो भाई पिक्चर्स तो होगी इंसानों की। इयोटा कहता है सीरियस टोन में, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि ये तो कोई कोड लग रहा है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्ट के साथ बोलता है, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइबिंग द कोड। कहते मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पर भी आ गया ये अपना क्रेडिट लेने, मैंने कहा था ना ये कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, चलो तुरंत डिस्क्राइब करो कोड को। ओप कहता है, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर। कहते छोटी छोटी लकीरें हैं इसमें, टेढ़े मेढ़े स्क्विगल्स बने हैं, डॉट्स हैं, और वो भी हज़ारों में, मतलब बहुत कुछ है यहाँ तो। अब थिंक टैंक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। तो वो कहता है कि मतलब ये है कि अर्थलिंग्स जो हैं इतने प्रिमिटिव नहीं हैं जितना हमने सोचा था। ये शुरू में बोलते हैं ना प्रिमिटिव प्लैनेट है काफ़ी, तो वो कहता है कि अर्थलिंग्स उतने प्रिमिटिव नहीं है जितना हमने सोचा था, तो ये कोड तो हमें तोड़ना पड़ेगा। नूडल कहता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अस स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली नूडल कहता है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके ये जो तेज़ दिमागी आपके पास जो ये सवाल आया है ये बहुत ही तेज़ दिमाग लोगों वाला सवाल है, और हमारा जो ये केमिकल डिपार्टमेंट है ना, इसमें स्पेस लोगों को वो इंटेलिजेंस विटामिन्स नहीं दिए हैं, तो हमारे लोग तो इतने कैपेबल नहीं लग रहे मुझे कि वो कर लेंगे, इसको कर देंगे। अब थिंक टैंक थोड़ा सा सडनली प्रिटेंड करता है कि वो जीनियस है, कहता है, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence, take them immediately and then watch the sandwich, the meaning of the code will slowly unfold before you। वो कहता है, अरे रुको रुको, एक बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे माइंड में, तुम सबको विटामिन्स दिए गए थे ना, अब अभी तुरंत उन्हें खाओ और इस सैंडविच का कोड पता करो, मतलब उन विटामिन्स खा कर अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और इन सैंडविचेस को देखो और इनका कोड धीरे धीरे सॉल्व करो। ओमेगा बोलता है, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, और वो
मतलब वो कहता है कि हो जाएगा सर, और वो विटामिन को ले लेता है। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम द बॉक्सेस ऑफ द बेल्ट्स। इनके ये बेल्ट है ना, इनके पास एक बेल्ट है, अच्छा ये बेल्ट तो दिख ही नहीं रहा है। इनके पास एक बेल्ट है जिसमें से क्रू अपनी बेल्ट्स में से विटामिन निकाल कर दिखाते हैं, फिर एक साथ खाते हैं जैसे, और खाते ही ना इनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, थोड़ा हिलते हैं और अपने फोरहेड पकड़कर स्मार्ट बन जाते हैं। वाओ। सो वो खाते हैं और उनका दिमाग चल जाता है काफ़ी, थोड़ा हिलते हैं, फोरहेड पकड़ के स्मार्ट बन जाते हैं। अब इनके जो वाइटामिन्स हैं इनके मुंह में जब जाते हैं तो ये खा लेते हैं, फिर इनकी आंखें बड़ी हो जाती है, अपने सर हिलाते हैं और अपने हाथ में वो मतलब अपने माथे से अपने हाथ से अपना माथा पकड़ लेते हैं। अब थिंक टैंक कहता है एक्सलेंट, नाउ डिसिफर द कोड। कहते हैं चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, अब तुम कोड को तोड़ो। सब लोग कहते हैं इट शैल बी डन सर। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। सब कहते हैं कि हो जाएगा सर, और सब लोग फिर पेजेस पलटने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा। योटा भी ब्राइटली कहता है ओहो। ऊप भी कहता है हंस हंस के, मतलब हंस बहुत तेज से हंसता है वो, हा हा हा। थिंक टैंक बोलता है कि व्हाट इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। मतलब तुम लोग इतना क्यों हंस रहे हो, मुझे तो बताओ कि क्यों हंस रहे हो, ऐसी क्या बात है, तुम इतना इन्जॉय कर रहे हो। ओमेगा कहता है येस सर, शी रीड्स विद सीरियस ग्रेटनेस। अब वो पढ़ेगी बहुत ही ग्रेट सीरियसनेस के साथ। अब वो एक पोएम पढ़ेगी। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन रो। सो इस पोएम का मतलब है कि गार्डन में प्रिटी मेड्स जो हैं वो चीज़ें उगा रही हैं। सो मतलब एक छोटी सी पोएम है ये। अब ऊप हा करके हंसता है और इमेजिन करता है कि प्रिटी मेड्स जो हैं वो गार्डन में पौधे उगा रही हैं। अब थिंक टैंक थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, कहता है रुको, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर लेविटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कॉकर शेल्स, एंड दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू नूडल कॉन्टैक्ट और इन्वेजन फ्लीट। अब वो इनको थोड़ा डांटता है, पैनिक हो जाता है, कहता है ये कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आया कि अर्थलिंग्स ने तो एग्रीकल्चर माइनिंग कंबाइन कर ली है। वो सिल्वर उगाते हैं, कॉक शेल्स जो कि एक्सप्लोजिव बन सकते हैं उन्हें उगाते हैं, अपने फील्ड्स में वेपन बना लेते हैं। मतलब ये कुछ और ही मतलब समझा है ये, इस पोएम का मतलब कुछ और समझ गया है ये। अब नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। तो हम रेडी हैं ना सर अब नीचे जाने के लिए अर्थ पे, और हम कंट्रोल करें इसको। तो थिंक टैंक होता है टेल देम टू होल्ड, रुको, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, एओटा ट्रांसक्राइब। और कहता है कि रुको, अभी कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। एओटा को कहता है कि तुम कुछ ट्रांसक्राइब करो। फिर वो भी रीड करती है। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। सो ये भी एक पोएम पढ़ती है। सो यहाँ पर भी ये लोग इसका कुछ अलग मतलब ढूंढ, वो हंस के कहता है द डिश रैन अवे विद द स्पून, मतलब डिश जो थी वो स्पून के साथ भाग गई, मतलब डिश भाग गया स्पून के साथ। तो यहाँ पर एक कॉमिक ट्विस्ट आया है। मार्शियन नर्सरी राइम्स को सीरियस कोड समझ रहे हैं, जैसे मिस्ट्रेस मेरी जो पोएम यहाँ पर थी ये वाली, इस राइम को वो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और वेपन प्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये लोग टेक्नोलॉजी से वेपन्स उगा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर में, जबकि हम क्या उगाते हैं, हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उगाते हैं खाने के लिए, सिल्वर बेल्स बनाते हैं हम, है ना। तो वो उन सबको मिक्स कर दिया उसने। और डिडल डिडल जो ये राइम है इसमें वो काउ जंपिंग ओवर द मून, मतलब अर्थलिंग स्पेस ट्रेवल में भी एडवांस है, ठीक है ना। काउ जंप्ड ओवर द मून, इस लाइन से समझ लेते हैं कि अर्थ के जो जानवर हैं, काउस जो हैं वो मून पर कूद जाती हैं, वो इसको असली समझ लेते हैं। मतलब अर्थलिंग स्पेस ट्रेवल में भी बहुत आगे चले गए कि उनके जानवर तक मून पे जा रहे हैं। और ये डिश स्पून रनिंग अवे, ये वाली लाइन से उनके दिमाग में और भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जो डिश है वो स्पून के साथ भाग गई। तो ये नर्सरी राइम्स को कोड समझ रहे हैं, नर्सरी राइम्स को वॉर थ्रेट समझ लेते हैं, और डर के मारे देखते हैं क्या करेंगी। ये डर तो रहे हैं वैसे, मतलब ये नर्सरी राइम से डर रहे हैं ये लोग।
चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो ये इन पोएम्स को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनका ये थिंक टैंक, इनका जो बॉस है, वो इन नर्सरी राइम्स को अलग ही लेवल पर जाके कोट कर रहा है, और वो एक थ्रेट समझ रहा है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। क्या मिट्टी का गोला समझा था इसने, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, ये बहुत एडवांस है। इनकी काऊ मून पर जंप करती है, ये लोग वेपन्स उगा रहे हैं, सिल्वर्स के वेपन्स को ये उगा रहे हैं। मतलब ये काफ़ी एक्सप्लोजिव वेपन्स बना रहे हैं, तो ये समझ जाता है कि ये जो अर्थलिंग्स हैं ये बड़े डेंजरस हैं। फाइनल सीन में, ये फाइनल सीन है, इसमें मार्शियन नर्सरी राइम्स सुन रहे हैं और थिंक टैंक का दिमाग काफ़ी फटने वाला है। मतलब ये जो बेचारे, ये जो इनका क्रू है, ये तो फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, पोएम्स को, लेकिन थिंक टैंक कुछ ज़्यादा सोच रहा है। अब वो कहता है सीज लाफ्टर डेजिस्ट, वो कहता है कि बंद करो ये हंसी, ये दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत अलार्मिंग है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, डिडंट यू हियर, they have taught their domesticated animals musical culture and space techniques. Even their dogs have a sense of humor. Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify invasion fleet, no invasion today, or transcribe the next code. अब यहाँ पे ये सबको डांटता है, कहता है कि अर्थलिंग्स इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि उन्होंने तो अपने जानवरों को भी म्यूज़िक और स्पेस साइंस सिखा दी है। उनके डॉग्स भी जोक्स पर हंसते हैं, इनकी काऊ की आर्मी बन गई है जो मून पर जा रही है अटैक करने, और हो सकता है कि अभी ये इनकी जो काऊ आर्मी है कहीं मार्स पे ना मतलब हमला कर दे। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, तुम लोग हंसो मत, ये बहुत सीरियस चीज़ है कि हो सकता है ये हम पर भी अटैक कर दे, तो आज हम कोई इन्वेजन नहीं करेंगे। अब वो ऊप को कहता है कि चलो तुम नेक्स्ट कोट पढ़ो। अब वो एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men can't put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here is a picture of Humpty Dumpty. Why sir, he looks like. Turn large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब वो Humpty Dumpty पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये देखो Humpty Dumpty की पिक्चर, वो तो बिल्कुल आप जैसे दिख रहे हैं। Humpty Dumpty की आपने अगर पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो गूगल पर देख लीजिए। Humpty Dumpty का सर बहुत बड़ा होता है ना दोनों का, तो वो Humpty Dumpty की पोएम पढ़ते हैं कि वो तो वॉल पर चढ़ जाते हैं, उनका तो बहुत बड़ा फॉल होता है, और उसके बाद वो किंग्स हॉर्स और किंग्स मैन जो है मतलब उनको भी हरा देते हैं, और Humpty Dumpty जो है वो एक साथ नहीं रह पाते। वो Humpty Dumpty की पिक्चर देख के कहते हैं कि सर ये तो बिल्कुल आपके जैसे दिख रहे हैं, देखो, और वो टर्न पेज को, मतलब बुक को टर्न ओवर कर देते हैं। Humpty Dumpty दिखाते हैं थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस की तरफ। अब थिंक टैंक अपने ही जैसे लोगों को, मतलब स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग इट्स हेड, इसको बहुत घमंड था ना कि मेरा सर बड़ा है इसलिए मेरा दिमाग बड़ा है। अब ये अपने से ज़्यादा बड़े सर के लोगों को देख के एकदम डर जाता है, चिल्लाता है ज़ोर से, इट्स मी, इट्स माई ग्रेट माइटी बलून ब्रेन, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा ग्रेट माइटी बलून ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, वो कहता है कि अर्थ वालों ने मुझे देख लिया और वो मेरा पीछा करेंगे। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा ग्रेट फॉल होने वाला है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब है कि उनका प्लान है कि वो मार्स के सेंट्रल कंट्रोल को भी कैप्चर करेंगे और मुझे भी करेंगे। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, मतलब ये इन्वेजन होने वाला है मार्स पे। ये तो खुद हम इन पर कंट्रोल करने जा रहे थे, हम इन पर अटैक करने जा रहे थे, पर ये तो ऑलरेडी हम पर अटैक करने की प्लानिंग कर चुके हैं, वो भी इतनी बड़ी। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी। अब वो नूडल कहता है कि मेरे लिए स्पेस कैप्सूल को प्रिपेयर करो, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मतलब मुझे तो बचना पड़ेगा बिना देरी किए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, सो be sure to remove all traces your visit. Earthling must know that I know Omega Iota Oop rush about putting books back on shelves. अब वो डिसाइड कर लेता है कि भैया हम पे खतरा है, तो कहता है अब कोई इन्वेजन नहीं होगा, अब तो अर्थ ने मार्स को इन्वेट कर लिया है, हमें तो भागना पड़ेगा। वो कहता है कि अपने सारे जो तुम्हारे निशान है, सारे ट्रेसेस को रिमूव करो, अर्थ के लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ आए थे, जितना जल्दी हो सके मतलब भागो यहाँ से, और जो सारी बुक्स वगैरह रख दो वापस जहाँ से निकाली थी। अब नूडल कहता है कि वेयर शेल वी गो सर, हम जाएंगे कहाँ? तो वो कहता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम मार्स से हज़ारों लाखों माइल दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लानट ऑफ मार्स।
सो वो कहता है कि हम एक कहीं और चले जाएंगे, हम मतलब यहाँ से 100 मिलियन माइल्स की दूरी पर जल्दी से कैप्सूल प्रिपेयर करो। वी आर हेडिंग टू अल्फा सेंचुरी ऑफ 100 मिलियन माइल्स अवे। ओमेगा योटा ऊप रन ऑफ एज ऑफ राइट एज नूडल हैज़ थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन द हिस्टोरियन राइट नाउ। अब वो कहता है कि पूरी इन्वेजन फ्लीट को इवैक्यूएट करो, हम जा रहे हैं अल्फा सेंचुरी में जो यहाँ से 100 मिलियन माइल दूर है, जल्दी जल्दी कैप्सूल रेडी करो। मार्शियन भाग दौड़ में बुक वापस रखते हैं और भाग कर वापस आ जाते हैं। फिर कर्टन्स गिर जाते हैं। अब स्पॉटलाइट वापस से हिस्टोरियन पर आ जाती है। तो उसे दिखाया ना कि एक बुक ने हमें मार्शियन इन्वेजन से, मार्शियन अटैक से बचा लिया। अब हिस्टोरियन थोड़ा हंसकर बोलती है, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from the Martian invasion. As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars, and we even became friendly with the Martians. By the time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. We taught them how to read too, and we established a model library in the capital city of Marsopolis. But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. You have guessed it, Mother Goose. She bows and exerts right. So यहाँ पे ये थोड़ा हंसकर बोलती है कि देखा आपने, इस तरह एक पुरानी डस्टी बुक जिसका नाम है मदर गूज नर्सरी राइम्स, इसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया। 25th सेंचुरी में अर्थ और मार्स के बीच दोस्ती हो गई। तब तक ग्रेट थिंक टैंक रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह एक वाइज और वंडरफुल नूडल रूलर बन चुका था। मतलब रूलर जो उसका असिस्टेंट था वो रूलर बन चुका है। हमने मार्शियंस को सिखाया। अब 2000 मतलब 2500 कुछ में तो मतलब 25th सेंचुरी में तो इतने एडवांस तो हम हो ही जाएंगे ना कि हम मार्स पे जाएं। तो हमने मार्शियंस को सिखाया कि सैंडविच और बुक में फ़र्क होता है, उन्हें पढ़ना भी सिखाया। लेकिन एक किताब है जो वो कभी नहीं पढ़ पाते। गेस करो कौन सी? वो है द मदर गूस। तो वो कह रही है कि मतलब यहाँ ऑथर का एक विजन है कि अब से 400 साल बाद हम शायद मार्स पर होंगे और तब हम शायद मार्स के लोगों से भी मिलेंगे, उन्हें पढ़ना भी सिखाएंगे। लेकिन एक किताब है जो वो कभी नहीं पढ़ना चाहेंगे और उसका नाम है द मदर गूस। ऐसा कह के फिर पर्दे गिर जाते हैं और हिस्टोरियन भी चली जाती है और प्ले ख़त्म हो जाता है। सो ये प्ले बहुत ही फ़नी था, बहुत ही ह्यूमरस था और काफ़ी अच्छा था। फ्यूचर को सोच के लिखा गया था। सो इस चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर के साथ ये बुक भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो आज हमने जो ये बहुत ही ह्यूमरस फ़नी प्ले पढ़ा, जिससे एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें मिलता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। एक सिंपल सी बुक जो नर्सरी राइम से भरी हुई थी, उसने पूरे अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि बुक्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। नॉलेज और विजडम ही असली सुपर पावर होती है, ना कि दिखावा या घमंड जो कि थिंक टैंक के पास था। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी इनोसेंस भी दुनिया को बचा सकती है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। और हमने इतनी सारी नर्सरी राइम्स पढ़ी, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी कौन सी फेवरेट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।